बच्चों, आज 12th फिजिक्स का 4th लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने पीछे इससे पहले वीडियो में वही बायो सावर्ट का नियम बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसका मान कितना था, फार्मूला निकल कर आ गया था। अब यहाँ पर धारा, तो धारा में तो क्या होता है बच्चों, धारा बहने का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन लगातार चलते रहते हैं, धारा प्रवाह हो गया। तो वो हम कहेंगे चालक में धारा बहने के कारण। अब यहाँ पर है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, गतिमान आवेश से मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश रहता ही रहता है कुदरती है। तो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन यदि कहीं मूव कर रहा है, स्पेस में चल रहा है कहीं भी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक कण हो गया, तो वो गतिमान आवेश हो गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो आवेश गतिमान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण आवेश। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी कि ऋणावेश जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों, या प्रोटॉन जा रहा है तो धनावेश जा रहा है, कोई भी कण जा रहा है जिस पर आवेश हो, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज चलता है तो धारा हिस्सा उसकी दिशा में लेते हैं। नेगेटिव चार्ज यानी कोई ऋणावेशित कण चल रहा है तो धारा हिस्सा उसके विपरीत ले जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें फाइंड करना है। तो हमने मान लिया बच्चों, देखो कोई भी एक आवेश है Q, ये Q आवेश है, ये मान लीजिए चलो प्लस Q आवेश का कण है और ये V वेग से स्पेस में कहीं भी गति कर रहा है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है ये बच्चों V वेग से चल रहा है, ठीक है ना। Q आवेश कण V वेग से जा रहा है। तब हमें यानी कि एक कण जिस पर Q चार्ज है और वो देखो V वेग से जा रहा है इस दिशा में, तब हमें इसकी दिशा से, कण के चलने की दिशा से, मान लीजिए थीटा कोण पर, थीटा का वैल्यू कुछ हो सकती है अभी 30, 45, 60 जो भी है, तो इसके चलने की दिशा से थीटा कोण पर, तो हमने मान लीजिए थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जहां हमें थीटा कोण पर, ये थीटा कोण ले लिया भाई, चलने की दिशा से थीटा कोण पर एक बिंदु P है, और मान लीजिए यहां से R दूरी पर, ये R दूरी हो गई, ठीक है ना। तो जहां से Q आवेश चल रहा है भाई, चलने की दिशा से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, माना एक कण जिस पर प्लस Q आवेश है वो V वेग से गतिमान है, कण के चलने की दिशा से थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि माना यदि आवेशित कण सूक्ष्म अंतराल डेल्टा T समय में यदि आवेशित कण सूक्ष्म समय डेल्टा T में डेल्टा L दूरी तय करता है, डेल्टा L दूरी तय करता है, ये चलता है, ठीक है बच्चों। मान लिया भी और V वेग से, तो प्लस Q आवेश V वेग से डेल्टा T सूक्ष्म समय अंतराल में और डेल्टा L दूरी तय करता है। तब हम देखते हैं बच्चों भाई, इस आवेशित कण के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा। बच्चों, जब कोई आवेश कण गति करता है तो उसके कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा की परिभाषा पहले बता चुके हैं, I=Q/T। तो बच्चों, Q आवेश है और डेल्टा T समय में चला हुआ, तो डेल्टा T समय में चलने पर उसके द्वारा उत्पन्न धारा, देखो बच्चों भाई, इस कण के कारण उत्पन्न धारा, तो धारा हो जाएगी बच्चों भाई I=Q/Δt। इक्वेशन फर्स्ट डाल दी हमने, इक्वेशन फर्स्ट। वैद्युत धारा क्योंकि Q आवेश चल रहा है, और अगर धनावेश है तो धनावेश के चलने की दिशा में ही वैद्युत धारा की दिशा होती है। तो बच्चों, प्लस Q आवेश V वेग से चल रहा है, हमने माना डेल्टा T समय में और डेल्टा L दूरी वो चल गया।
तो बच्चों धारा जो उत्पन्न होगी क्यू आवेश के चलने के कारण डेल्टा टी समय में आई इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। हम कहेंगे डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी तक ये है, डेल्टा एल का मान क्या होगा। तो बच्चों एक फार्मूला बहुत छोटी कक्षा से पढ़ा है हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी बराबर कितना आएगा बच्चों, चाल बराबर समय। तो देखो कण द्वारा तय की गई दूरी, चली गई दूरी। तो बच्चों दूरी के लिए डेल्टा एल इक्वल टू कण द्वारा चली गई दूरी, दूरी के लिए चाल गुणा समय, तो v इंटू डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, डेल्टा एल इक्वल टू हो गया v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने 2 डाल दी। तो बच्चों वायु सावर्ट के नियम से क्या था कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है, धारा बहने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेशित कण चल रहा है, यहाँ धन आवेशित कण चल रहा है। धारा कोई भी आवेशित कणों बहती है, डायरेक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। तो अब बच्चों भाई वायु सावर्ट के नियम ने तो दिया था कि एक सूक्ष्म खंड के कारण, एक सूक्ष्म अवयव के कारण जिसमें धारा आई बह रही है तब उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो था I म्यू 0/4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डेल्टा टी समय में इससे सूक्ष्म दूरी तय की है, तो वो सूक्ष्म दूरी तय करने में यानी कि डेल्टा एल वो सूक्ष्म खंड हो गया, अवयव हो गया। ठीक है ना। तो डेल्टा एल दूरी एक आवेशित कण चला इतना दूरी, तो इतनी दूरी में जो धारा बही उत्पन्न हुई वो धारा हो गई। तब उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान वायु सावर्ट के अनुसार, देखो बच्चों भाई वायु सावर्ट नियम से, वायु सावर्ट नियम से डेल्टा एल दूरी सूक्ष्म दूरी है, डेल्टा एल दूरी तय करने में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों में v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई फॉर्मूला I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि r दूरी है, डेल्टा एल दूरी तय की है जिसमें आवेश कण डेल्टा एल दूरी तय करने के बाद जो धारा उत्पन्न हुई है। ठीक है, और ये धारा उत्पन्न हुई है वो I साइन थीटा, इसकी दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर, और r ये है ये। तो ये फार्मूला वायु सावर्ट का नियम में बता चुके हैं बच्चों। यहाँ से क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो बच्चों I और डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, I और डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाई समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से I व डेल्टा एल के मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर तो रखिए, देखिए भाई v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I की वैल्यू कैसे फर्स्ट है q अपॉन डेल्टा टी, q अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा एल की वैल्यू v इंटू डेल्टा टी, सही है बच्चों। और ये आ गया भी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और ये आ गया बच्चों भी v इक्वल टू म्यू 0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मान कब, जब कोई आवेशित कण v वेग से चल रहा है किसी भी दिशा में, लेकिन उसकी दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्यू वी साइन थीटा। अगर बच्चों इसका वेक्टर रूप लिखना है तो वेक्टर रूप भाई ये कांस्टेंट है, क्यू भी अदिश राशि है, v सदिश राशि है। अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना है तो r हम कहेंगे भाई इससे एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चलते हैं तो विस्थापन बन जाता है, वो एक सदिश राशि बन जाती है। तो हम यहाँ r के पदों में इसे वेक्टर रूप में लिख सकते हैं बच्चों, देखो ऐसे, इसका वेक्टर रूप, वेक्टर रूप ये बन जाएगा। देखो बच्चों v वेक्टर इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, और मैं लिख दिया बच्चों यहाँ पर q, और यहाँ लिख दिया v क्रॉस r, v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, लेकिन अपॉन r बच्चों क्यों हो गया। अब यहाँ तो r स्क्वायर है, यहाँ r क्यू कैसे आ गया, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ क्या होगा बच्चे, देखो अगर हम इसे खोलते हैं बी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए क्रॉस बी वेक्टर में ए बी साइन थीटा। तो यहाँ बोलेंगे वी आर साइन थीटा। तो बच्चे वी आर साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू वी साइन थीटा और अपन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसका वेक्टर रूप हो गया। तो बच्चों किसी भी आवेशित कण के कारण जो गतिमान है उसके कारण जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों को बताए एक इम्पोर्टेंट नियम है बहुत, एम्पियर का परपथीय नियम। एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर सर्किट्स लॉ। तो बच्चों इसे मैं बिठाता हूँ और देखो दूसरा एडिशन भी बहुत अच्छा है। नहीं बच्चों भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। बच्चों एम्पियर का परपथीय नियम का एक तो स्टेटमेंट है, उसने जो कथन दिया उस कथन का फिर डेरिवेशन है। तो एम्पियर सर्किट्स लॉ क्या है भी, एम्पियर का जो स्टेटमेंट दिया था उसने, एम्पियर ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि बच्चों किसी चालक तार में धारा बह रही है, किसी चालक तार में धारा बह रही है, तो धारा तो चालक तार में सीधे यूं बह रही है, ठीक है ना। इस धारा को चारों ओर से घेर लिया जाए, चारों ओर से घेर लिया जाए किसी भी एक पथ के द्वारा, ठीक है ना। तो जब चारों ओर से घेर लिया जाए किसी भी पथ के द्वारा, तब बच्चों इसका स्टेटमेंट बता रहा हूं पहले कि किसी घेर लिया मतलब क्या, वो क्लोज्ड पथ हो गया, क्लोज्ड पथ, बंद परपथ हो गया। तो किसी बंद परपथ के द्वारा या किसी बंद परिपथ हो, किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर, जैसे ये परिपथ हो गया ये, ठीक है ना, ये इसकी सीमा हो गई जहाँ ये लाइन है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर, ये सीमा है इधर, ये सीमा है इधर, सीमा के अंदर। तो बच्चों बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये पथ के द्वारा जो घिरी हुई धारा है, ये धारा तो इसमें बह रही है और तो ऐसे घेर ली गई, पथ द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू 0 गुना होता है, पथ द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू 0 गुना होता है। बात समझ में आ गई? एक बार और रिपीट करता हूँ मैं स्टेटमेंट, कथन क्या कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो हम कहेंगे किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर, समझना बच्चों, किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बताऊंगा रेखीय समाकलन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा का म्यू 0 गुना होता है। दैट इज अर्थात बच्चों ये हो जाएगा v डॉट डी एल, और देखो ये समाकलन का चिन्ह हो गया, और घेरने का चारों ओर से घिरा हुआ मतलब बच्चों क्लोज, ये क्लोज हो गया। और वो कह घिरी हुई धारा का म्यू 0 गुना होता है, धारा आई बह रही है और उसका वो म्यू नॉट गुना, तो ये है स्टेटमेंट बच्चों। इस स्टेटमेंट का हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रूफ, तो इसके लिए फिगर देखो बच्चों, मैंने एक यहाँ पर सीधा तार ले लिया, ये सीधा तार है, ठीक है ना, इसमें आई धारा बह रही है, मान ली हुई नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, एक ऊर्ध्व वाला तार है बच्चों ऐसे, और धारा चलो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है आई धारा, ठीक है। अब एक सर्किल बनाऊंगा मैं, वो सर्किल दिखाई पड़ा, एक सर्किल बनाऊंगा बच्चों जो कि इसको चारों ओर से घेर दोगे ऐसे, तो ये बहने वाली धारा भी चारों ओर से घेर दी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अब यहाँ सर्किल को ऐसे दिखाई देगा, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, यानी कायदे में ये है, ये इस टाइप से है कि ये एक सर्किल और ये तार देखो ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से, सही है ना।
मतलब चारों ओर ये वृत्त हो गया और केंद्र से ये एक तार जा रहा है अनंत लंबाई का। ये अनंत लंबाई का तार है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, है कितना ही लंबा तार ले सकते हैं आगे से अधिक। तो इसमें देखो ये धारा जा रही है ऊपर की ओर। अब हमने एक परिपथ ऐसा खींच लिया, ठीक है, ये वृत्त यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। मान लिया भाई इस तार के किसी बिंदु पर हमने एक बिंदु ले लिया O, ठीक, और ये जो वृत्त खींचा है, चलो इस तार के किसी बिंदु को केंद्र मानकर, इसे केंद्र मान लिया भाई इस तार को O, और यहाँ से एक वृत्त खींच दिया देखो ऐसे, उसकी त्रिज्या R है बच्चों, ये त्रिज्या हो गई R, यानी कि स्मॉल r त्रिज्या का तार को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिया। तो इसका मतलब ये हुआ तार से जो पथ खींचा है हमने चारों ओर, उसकी दूरी R R R R होगी, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये सर्किल ऐसे है, इस तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने दो नियम बताए थे बच्चों, एक मैक्सवेल का पेच का नियम और दूसरा बताया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो मैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से ये देखता हूँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, ठीक है ना। तो अब दिमाग में ये रखिए, देखो पहले ये है हमारा घेरा हुआ पथ। तो बच्चों इस पथ पर देखो ऐसे, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या था कि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उधर उंगलियां, उस बिंदु की ओर उंगली संकेत करें और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब हथेली की लंबवत जो डायरेक्शन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो देखिए ये सर्किल है एक ऐसे, तो इस सर्किल के किसी बिंदु पर जो इसके चारों ओर खींचा है, वो किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उंगलियां उसकी ओर हो गई बच्चों, धारा ऊपर क्यों बह रही है, तो मैंने अंगूठा धारा दिशा में कर दिया। तब देखो ये डायरेक्शन आई बच्चों, हथेली की लंबवत ये। तो ये वृत्त खींचा है भाई, उस पर धारा देखो ये आई ऐसे। जब ऐसे आई बच्चों तो क्या हुआ, उसके स्पर्श रेखा के अंदिश हो गई। इस बिंदु पर देखेंगे तो देखो भाई ये ऐसे, यानी हमेशा स्पर्श रेखा के अंदिश होगी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, देखो ऐसे, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन मैंने यहाँ सूक्ष्म भाग ले लिया इस पथ का डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का मान जो है या डीएल लिख रहा हूँ मैं, सूक्ष्म लंबाई को डीएल, इसके पथ की जो लंबाई सूक्ष्म डेल्टा लिख डीएल लिख दिया मैंने, डीएल। तो बच्चों जो तार का हमने सूक्ष्म भाग लिया, जो पथ यहाँ पर है, तो उसका सूक्ष्म भाग, उसकी लंबाई सूक्ष्म, तो हम कहेंगे भाई ये तार, तो उसकी दिशा भी क्या होगा भाई, तार को छोटा लेंगे तो बहुत छोटा टुकड़ा को सीधा मानेंगे, तो तार की लंबाई ये हो गई, यानी कि स्पर्श रेखा के अंदिश। तो इस प्रकार से बच्चों सूक्ष्म भाग डीएल और चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों की दिशा एक ही हो गई, दोनों की दिशा एक ही हो गई, ठीक है ना भाई। इस डीएल का मान भी स्पर्श रेखा के अंदिश और चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने दाएं हाथ के हथेली नियम से देखा, तो उसकी दिशा भी यही हो गई। प्रत्येक बिंदु पर डीएल और बी की दिशा दोनों की एक ही होगी। अब बच्चों डीएल जो सूक्ष्म लंबाई है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब एक ही है, दोनों एक ही ओर हो गए, तो कोण दोनों के बीच कितना होगा, समांतर होगी दोनों की दिशा। तो दोनों के बीच जो कोण होगा बच्चों वो 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0, सही है ना, थीटा इक्वल टू 0। तब देखिए अब यहां से हमें ये प्रूफ करना भी, देखिए समाकलन, ठीक है ना। तो थ्योरी थोड़ा है लिख लेना, मैं बाकी तो नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड करता ही हूँ। ऐसा लिखना, माना एक भाई तार अनंत लंबाई का ऊर्ध्वाधर है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इसके चारों ओर तार को केंद्र मानकर इस पर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, उस पर सूक्ष्म लंबाई डीएल की दिशा और दाएं हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय दिशा दोनों एक ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तब बच्चों क्या बायो सेवर्ट, ये हमने बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया था बच्चों वो सूक्ष्म लंबाई के कारण दिया था, ठीक है ना। और एक फार्मूला, इसका डेरिवेशन अभी इसमें है नहीं, मैं लेकिन समझाऊंगा अलग से, इसमें डायरेक्ट है उसका मान, तो वो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। जब क्योंकि बायो सेवर्ट ने सूक्ष्म लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया था, लेकिन हम कहें तार सीधा है अनंत लंबाई है उसकी, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा।
तो देखो एक लंबे सीधे तार के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों भैया इस तार के कारण इस बिंदु पर यहाँ पर ये पी बिंदु मान दे रहा हूँ, चलो मैं ये पी बिंदु है ये, ठीक है ना। तो या इसकी परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखो है एक लंबे सीधे तार के कारण, लंबे सीधे तार के कारण, ठीक है ना, स्मॉल आर दूरी पर यानी कि बिंदु पी पर, ये बिंदु पी हो गया कारण, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों ये होगा देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू μ0 अपॉन 2 I अपॉन आर। इसमें जो धारा बह रही है वो I और इससे R दूरी पर, ठीक है ना, स्मॉल आर दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों उत्पन्न होगा। ये याद रखोगे फार्मूला, एक लंबे सीधे तार के कारण बोलेंगे तब μ0 अपॉन 2 I अपॉन आर, ठीक है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र जो इतना उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर उसी डायरेक्शन किधर है, इस पर देखा के डीएल की डायरेक्शन भी ये, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों इसका रेखीय समाकलन। तो देखिए भाई अब इसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो बच्चों रेखीय समाकलन तो समाकलन का ये चिन्ह हो गया, क्योंकि ये परपथ घिरा हुआ है तो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है ना। और रेखीय का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा के अंदर, ये तार जो है सीधा है तो सीधी रेखा के अंदर, तो ये बच्चों के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl ये हमें फाइंड करना है। बच्चों वेक्टर वाले चैप्टर में पीछे पढ़ाया तूने भाई कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये आएगा AB cos थीटा, तो AB cos थीटा यहाँ आएगा भाई B dl cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन dl और v की एक ही है तो 0। तो देखिए बच्चों v dl cos 0 cos और इंटीग्रल, और बच्चों cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया क्लोज इंटीग्रल b dl। अब b तो बच्चों यहाँ 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 सब जगह एक समान उत्पन्न होगा उतना ही, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। dl भाई dl तो सूक्ष्म लंबाई है, तो हम कहेंगे इंटीग्रल का मतलब क्या होता है बच्चों, समेशन, यानी कि समाकलन का मतलब समेशन पूरा योग। तो ये सूक्ष्म लंबाई है तो पूरी परिधि तो बच्चों कितना भाई r त्रिज्या है 2πr, तो देखिए यहाँ 2πr लगा दीजिए, यानी कि b इंटीग्रल dl, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों b और इंटीग्रल dl का मतलब हो गया 2πr। और तो बच्चों b की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट से लगा दी है, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl और v की वैल्यू इक्वेशन 1 से μ0 अपॉन 2 I अपॉन r, सही है ना, और इंटू 2πr। तो दो बच्चों r से r कैंसिल, 2 से 2 ये आ गया बच्चों μ0 I, ये आ गया भाई इंटीग्रल b डॉट dl, और दो बच्चों ये है एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक, ओके।